दोस्तों, अगर हम फलसफे की पिछली 2500 साल की तारीख पर नजर दौड़ाएं तो सैकड़ों ऐसे कमाल के फिलोसोफर्स थे जिन्होंने अपनी फिलॉसफी के जरिए दुनिया को बेहतरीन सोच दी। सॉक्रेटिस से लेकर एरिस्टोटल तक, प्लेटो से लेकर मार्कस ऑरेलियस तक, डेकार्ट से लेकर स्पिनोजा तक और हेगल से लेकर सार्ट्रा तक। ऑल ऑफ देम वर जीनियस माइंड्स। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे फिलोसोफर्स एक तरफ एंड द ब्रेथ टेकिंग फ्रीडरिक नीचा एक तरफ। आप सब लोग जानते हैं कि हाउ मच आई लव द ग्रेट जर्मन फिलोसोफर। लेकिन दोस्तों, फ्रीडरिक नीचा को पढ़ने से पहले मेरा एक और बड़ा ही फेवरेट फिलोसोफर हुआ करता था जिसके रिमार्केबल और रेवोल्यूशनरी आइडियाज ने 18th सेंचुरी की सोच पर बहुत इंपैक्ट किया। स्पेशली उसका जो आइडिया ऑफ स्पेस एंड टाइम है वो तो इंसान के होश उड़ा देता है। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन इस फलसफी की वो किताब है जिसको फिलॉसफी के अंदर एक मास्टरपीस कंसिडर किया जाता है। यू गेस्ड इट राइट दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं द ग्रेट इमैनुअल कांट की। कांट की फिलॉसफी की बहुत सी डायमेंशंस हैं, लेकिन आज मैं उसके फलसफे के एक ऐसे आइडिया के बारे में आपसे बात करूंगा विच इज ब्रेथ टेकिंग, जिसको अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो दुनिया को लेकर आपकी सोच बिल्कुल बदल जाएगी। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यह है कि अगर आपके पास अभी वक्त नहीं है ना तो इस वीडियो को अभी बंद कर दें, क्योंकि मुझे आपकी पूरी कंसंट्रेशन, पूरी अटेंशन चाहिए होगी ताकि मैं आपको कांट का फलसफा बेहतरीन तरीके से समझा सकूं। आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो इतनी इंसाइटफुल है कि आपको मजा आ जाएगा। होल्ड ऑन टू योर सीट्स बुक बडीज, क्योंकि मैं आपको इमैनुअल कांट के जहन के अंदर लेकर जाने वाला हूं। और इस सफर के अंदर जो हमारी आखिरी मंजिल है वो इमैनुअल कांट के फिलॉसफी का एक कमाल का आइडिया है जिसे कहते हैं ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म। इमैनुअल कांट दोस्तों हमारी इस दुनिया को, हमारे इस वर्ल्ड को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। एक को वो कहता है वर्ल्ड ऑफ नोमेना और दूसरे को वर्ल्ड ऑफ फिनोमेना। वर्ल्ड ऑफ नोमेना वो वर्ल्ड है जो ट्रू है, जो रियल है, जो हमारी सेंसेस से इंडिपेंडेंट है, आजाद है। लेकिन इस वर्ल्ड की एक और क्वालिटी है जिसने कांट के पढ़ने वालों को हैरान परेशान कर दिया। कांट का कहना था कि ये जो वर्ल्ड ऑफ नोमेना है ना, ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, ये है तो रियल बट इट एग्जिस्ट विदाउट स्पेस एंड टाइम। यानी कि नोमेना में मौजूद जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो जमान और मकाम में पाए नहीं जाते। कांट ने एक अजीबो गरीब सी बात कही। उसने कहा कि ये जो स्पेस और टाइम का आइडिया है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये दरअसल सिर्फ हमारे जहन की पैदावार है। इट्स अ क्रिएशन ऑफ आवर माइंड। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट्स है ना, जैसे कि मेरे सामने ये कैमरा है, ये लाइट है, ये माइक है, ये लैपटॉप है, ये टेबल है, ये किताबें हैं, इनको कभी भी हम इन इट्स ट्रू सेल्फ नहीं जान सकते। इस दुनिया में जो भी चीजें हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, वो हमें लगता तो है कि वैसी ही हैं जैसे हमें नजर आ रही हैं, लेकिन कांट के मुताबिक ये बात दुरुस्त नहीं है। इसकी मिसाल आप यूं समझें कि आपके घर में वो सांचा जरूर होगा जिसके अंदर आप बर्फ जमाते होंगे। जिस शेप का ये कंटेनर होता है उसी शेप की बर्फ जम जाती है। कांट के मुताबिक स्पेस और टाइम हमारे जहन में मौजूद है, और जैसा सांचा स्पेस और टाइम का हमारे जहन में मौजूद होगा वैसी ही चीजें हमें नजर आएंगी। लिहाजा जो वर्ल्ड ऑफ नोमेना है, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, वो हमारे लिए हमेशा एक मिस्ट्री रहेगा। वी कैन नेवर नो थिंग्स इन देमसेल्व्स। दूध हम सबको सफेद ही लगता है, लेकिन शायद वर्ल्ड ऑफ नोमेना में इसका कोई और रंग हो, शायद ये काले रंग का हो। लेकिन हमारी स्पेस और टाइम की फैकल्टी हमें ये देखने पर मजबूर कर देती है कि ये दूध सफेद ही है। लेकिन यार कांट साहब, ये तो आपने अजीबो गरीब सी बात कर दी। आप कहते हैं कि हम चीजों का ट्रू एसेंस कभी देख ही नहीं पाते, उनके बारे में जान ही नहीं पाते। अगर ऐसा है तो मुझे ये कैमरा, ये लाइट, ये किताबें, ये कैसे नजर आ रही हैं? इस बात का जवाब भी कांट ने दिया, और वो दिया थ्रू वर्ल्ड ऑफ फिनोमेना। कांट साहब ने ये कहा कि भाई चीजों का ट्रू नेचर तो हम कभी भी नहीं जान सकते, लिहाजा वर्ल्ड ऑफ फिनोमेना के जरिए हम लोग सिर्फ चीजों को परसीव कर सकते हैं, और ये हम लोग परसीव करते हैं हमारे जहन में मौजूद स्पेस और टाइम के सांचों के जरिए। हमें दूध सफेद नजर आता है क्योंकि वर्ल्ड ऑफ फिनोमेना के अंदर दूध सफेद ही है, और दूध की ये सफेदी डिपेंड करती है हमारे जहन के परसेप्शन पर। ये जो स्पेस और टाइम का आइडिया है ना, ये हमारी ए प्रायोरी नॉलेज का हिस्सा है। ए प्रायोरी नॉलेज भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको समझाए बगैर बात आगे नहीं बढ़ सकती।
बेसिकली ये एक ऐसी नॉलेज है, एक ऐसा इल्म है जो किसी भी तजुर्बे या एक्सपीरियंस पर डिपेंडेंट नहीं होता। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी एक्सपीरियंस। ए प्रायोरी एक ऐसी नॉलेज होती है जिसको हासिल करने के लिए हमें उसे एक्सपीरियंस करने की या तजुर्बा करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग सिर्फ अपनी फैकल्टी ऑफ रीजन यानी अकल के जरिए उसके बारे में जान सकते हैं। ए प्रायोरी नॉलेज का ऑपोजिट होता है ए पोस्टीरियोरी नॉलेज, यानी कि वो नॉलेज जिसको हासिल करने के लिए मुझे एम्पिरिकल एविडेंस या फिर प्रूफ की जरूरत पड़े। मसलन अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी गली के कोने पर एक परचून की दुकान है, तो आपको उसको जाकर वेरीफाई करना पड़ेगा। आप सिर्फ रीजन के जरिए यह कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि यह दुकान वाकई में एग्जिस्ट करती है या नहीं। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे मोबाइल का कलर पिंक है, तो आप पहले मेरे मोबाइल को देखेंगे, यू विल वेरीफाई इट एंड देन कंफर्म इट्स कलर। जबकि दूसरी तरफ जो ए प्रायोरी ट्रूथ्स होते हैं वो मैथमेटिकल होते हैं या रीजनिंग स्टेटमेंट्स होती हैं। मसलन मैं आपसे कहूं 2 + 2 = 4। अगर आपके जहन में नंबर्स का कॉन्सेप्ट है ना, तो आपको इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ अकल का इस्तेमाल करके ही ये जान सकते हैं कि 2 + 2 4 होते हैं। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, ये भी एक ए प्रायोरी ट्रूथ है, क्योंकि इसको वेरीफाई करने के लिए आपको किसी बैचलर से मिलने की जरूरत नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट इन इटसेल्फ। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी बर्थडे है 22 जनवरी 1986, तो यह बात तय है कि मैं 20 या 21 जनवरी के बाद ही पैदा हुआ हूं। यह डिडक्टिव रीजनिंग का हिस्सा है, लिहाजा दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ए प्रायोरी। यह बात कहने के लिए कि शाहरुख वॉज बॉर्न आफ्टर 21 जनवरी 1986 मुझे किसी भी किस्म के एम्पिरिकल एविडेंस की जरूरत नहीं है। सो स्पेस एंड टाइम भी इसी तरह की ए प्रायोरी नॉलेज है, जिनके जरिए हम लोग वर्ल्ड ऑफ फिनोमेना के अंदर चीजों की अपीयरेंस को, उनकी परसेप्शन के बारे में जान सकते हैं। सो दोस्तों, फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन, नोमेना वो वर्ल्ड है जिनके बारे में हम लोग जान नहीं सकते। ये वो एक्सटर्नल वर्ल्ड है जिनके अंदर ऑब्जेक्ट्स इन देमसेल्व्स मौजूद होते हैं। इट इज अननोएबल टू अस एंड इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ आवर सेंसेस। दूसरी तरफ है वर्ल्ड ऑफ फिनोमेना, जिनके अंदर इन ऑब्जेक्ट्स की अपीयरेंस पॉसिबल होती है, और ये वर्ल्ड ऑफ फिनोमेना डिपेंड करता है हमारे जहन में मौजूद स्पेस एंड टाइम के आइडिया पर। ओके जी, आई होप यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब जो हमारा मेन आइडिया है ना, ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म का, वहां तक पहुंचने के लिए मुझे आपको दूसरी सीढ़ी तक लेकर जाना पड़ेगा, और इसको समझने के लिए आई नीड टू इंट्रोड्यूस 3 मोर टर्म्स। 3 और टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में आपका जानना जरूरी है, जिसमें से पहली है डायरेक्ट रियलिज्म, दूसरी है इनडायरेक्ट रियलिज्म और तीसरी है आइडियलिज्म। डायरेक्ट रियलिज्म एक फिलोसॉफिकल थ्योरी है जो ये कहती है कि रियलिटी को हम लोग वैसे ही परसीव करते हैं जैसा एक्सटर्नल वर्ल्ड होता है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप, कलर, साइज, डायमेंशन हमें वैसे ही परसीव होता है, वैसा ही नजर आता है जैसे वो इन रियलिटी मौजूद होता है। लिहाजा डायरेक्ट रियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो कांट के वर्ल्ड ऑफ नोमेना और फिनोमेना से मुख्तलिफ है। इनडायरेक्ट रियलिज्म ये कहता है कि हम दुनिया को हमारे जहन में मौजूद एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के जरिए परसीव करते हैं, यानी कि एक एक्सटर्नल वर्ल्ड एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन वो डिपेंडेंट है हमारे सेंस डेटा पर। मसलन मेरे सामने एक सेब पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर ना कुछ प्राइमरी क्वालिटीज हैं जो इसमें बिल्ट इन है, जिसमें शामिल है इसका साइज और इसका शेप। लेकिन इस सेब में कुछ सेकेंडरी क्वालिटीज भी हैं जो सब्जेक्टिव हैं और जो डिपेंडेंट है हमारे सेंसेस पर। इसके अंदर शामिल है इसका कलर, इसकी फील, इसका टेस्ट और इसकी स्मेल। सो कहने का मकसद यह है कि इसका साइज और शेप तो शायद हमें वैसा ही नजर आए जैसे ये इन रियलिटी है, लेकिन इसका टेस्ट कैसा है, इसका कलर कैसा है, ये डिपेंड करता है देखने वाले पर। आपको वो वायरल पिक्चर याद है जिसमें ड्रेस के कलर के बारे में पूरी दुनिया में एक बहस छिड़ गई थी। इस ड्रेस का कलर ब्लू या ब्लैक है या फिर व्हाइट और गोल्ड है। ये पिक्चर भी इनडायरेक्ट रियलिज्म की थ्योरी ऑफ परसेप्शन की एक मिसाल है। अब आते हैं अपने असली आइडिया के ऊपर जो हमारी इस वीडियो की जान है, यानी कि आइडियलिज्म। आइडियलिज्म दोस्तों ये कहता है कि भाई मादी दुनिया जैसी कोई चीज है ही नहीं, नो फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट। ये जो दुनिया हम लोग देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, इट इज जस्ट अ फिगमेंट ऑफ आवर इमेजिनेशन, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ आवर माइंड। ये सिर्फ हमारे जहन की पैदावार है। लेकिन कांट का जो आइडिया है ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म, इसका क्या मतलब है? पहले दोस्तों ये देख लेते हैं कि इस टर्म का आखिर मतलब क्या है।
इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं। पहले बात करते हैं ट्रांसेंडेंटल की। ट्रांसेंडेंटल का मतलब होता है वो चीज जिसके बारे में हम लोग जान नहीं सकते, समथिंग विच इज अननोएबल, या फिर वो चीज विच इज बियॉन्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस। और आइडियलिज्म, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ऐसा आइडिया है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि ये फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। देखिए, कांट साहब का ये जो आइडिया है ना, ये फॉल करता है आइडियलिज्म और इनडायरेक्ट रियलिज्म के दरमियान। ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म ये कहता है कि ऑब्जेक्ट्स वाकई में एक्सटर्नल वर्ल्ड में, वर्ल्ड ऑफ नॉमिना में मौजूद होते हैं, लेकिन इन ऑब्जेक्ट्स की ट्रू नेचर हम कभी भी नहीं जान सकते। लेकिन हमारे माइंड के अंदर स्पेस और टाइम की एक ऐसी फैकल्टी है जो हमारे लिए एक अलग ही दुनिया क्रिएट कर देती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसको कहा जाता है वर्ल्ड ऑफ फिनोमेना। लिहाजा कांट ने इनडायरेक्ट रियलिज्म से ऑब्जेक्ट उठाया और आइडियलिज्म से माइंड उठाया, और इन दोनों आइडियाज को ब्लेंड करके दुनिया को एक रिमार्केबल आइडिया दिया जिसको कहा जाता है ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म। कांट ने ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म के जरिए फलसफे के अंदर एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया जो उससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस बात को समझाने के लिए मुझे क्विकली आपको फिलॉसफी की दो टर्म समझानी पड़ेंगी, जिसमें एक है रैशनलिज्म और दूसरी है एम्पिरिसिज्म। रैशनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि इस दुनिया में जो भी नॉलेज हम लोग हासिल करते हैं वो हम करते हैं अपनी फैकल्टी ऑफ रीजन के जरिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रैशनलिज्म के अंदर शामिल होती हैं ए प्रायोरी नॉलेज, यानी कि एनालिटिक प्रोपोजिशंस, जिन्हें ट्रूथ्स ऑफ रीजन भी कहा जाता है। वो एग्जाम्पल याद है ना, ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड। दूसरी तरफ एम्पिरिसिज्म ये कहता है कि जो भी नॉलेज हम लोग हासिल करते हैं वो एक्सपीरियंस के जरिए करते हैं, अपने सेंस डेटा के जरिए करते हैं। एम्पिरिसिज्म के अंदर सिंथेटिक प्रोपोजिशंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स कहा जाता है। मसलन अगर मैं आपसे कहूं कि ऑल बैचलर्स आर अनहैप्पी, अब ये हमारी जो ए प्रायोरी स्टेटमेंट है, यानी कि ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि इस स्टेटमेंट को साबित करने के लिए आपको एम्पिरिकल एविडेंस की जरूरत है। आपको एक रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको सब बैचलर से बात करना पड़ेगा, उसके बाद ये स्टेटमेंट वेरीफाई होगी। इन्हीं को सिंथेटिक प्रोपोजिशंस कहा जाता है और ये हमारी ए पोस्टीरियोरी नॉलेज का हिस्सा होती हैं। सो रैशनलिज्म दरअसल जमा है दो चीजों का, एनालिटिक प्रोपोजिशंस और ए प्रायोरी नॉलेज। जबकि एम्पिरिसिज्म को अगर हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखें तो ये जमा होता है सिंथेटिक प्रोपोजिशंस का और ए पोस्टीरियोरी नॉलेज का। कांट साहब का कमाल ये था कि उसने इन दोनों इक्वेशंस को ब्लेंड कर दिया और एक नॉवल, एक नई चीज निकाली। उसने रैशनलिज्म से ए प्रायोरी नॉलेज को निकाला और एम्पिरिसिज्म से सिंथेटिक प्रोपोजिशंस को, और इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स को मिला के उसने ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया। यानी कि इंसान इस दुनिया में जो कुछ भी देखता है, जो कुछ भी महसूस करता है, फील करता है, एक तो वो उसकी ए प्रायोरी नॉलेज यानी कि पहले से उसके दिमाग में मौजूद है, और दूसरा वो डिपेंड करता है उसके सेंस डेटा पर। अब मैं आपसे वो बात कहने वाला हूं जो आपको हिला के रख देगी। कांट के मुताबिक इस दुनिया का क्रिएटर कोई और नहीं बल्कि आप और मैं हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपनी दुनिया खुद क्रिएट करते हैं, हर लम्हा, हर सेकंड। बस अब दोस्तों, आप लोगों ने बड़ी मेहनत कर ली। आज कांट और बुक बडी ने आपका बहुत दिमाग खा लिया। बस अब आखिरी की कुछ बातें समझ लें ताकि आपको पूरा आइडिया होलिस्टिकली समझ आ जाए। ये जो हमारे माइंड के अंदर स्पेस और टाइम की ताकत है ना, ये जो आइडिया है, ये हमारी दुनिया को ऑर्गेनाइज करता है। कांट के मुताबिक हमारे माइंड के अंदर स्पेस और टाइम की ये जो सुपर पावर है ना, इसी की वजह से हमें ये दुनिया इतनी ऑर्गेनाइज नजर आती है। इसीलिए उसने इसको नाम दिया ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक्स का। एस्थेटिक्स का नाम कांट ने इसको इसलिए दिया क्योंकि वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो वर्ल्ड ऑफ नॉमिना में मौजूद हैं, वो चाहे किसी भी शेप और फॉर्म में हो, वो किसी भी स्ट्रक्चर में हो, वो चाहे कितने ही डिसऑर्डर्ड हो, हमारा जहन स्पेस और टाइम के जरिए उन्हें ऑर्गेनाइज कर देता है, एस्थेटिकली अलाइन कर देता है। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक्स। ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक्स के बाद बारी आती है ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक्स की। यह भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग आइडिया है। ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक्स ये कहता है कि हमारे जहन के अंदर 12 ऐसी कैटेगरीज हैं जो हमारे वर्ल्ड को हमारे लिए ऑर्गेनाइज करती हैं, या जिसके जरिए हम लोग फिजिकल वर्ल्ड को समझ पाते हैं। ये 12 कैटेगरी सबसे पहले 4 क्लासेस में डिवाइड होती हैं, जो कि है क्वांटिटी, क्वालिटी, रिलेशन और मोडालिटी। इन 4 क्लासेस के अंदर 3-3 कैटेगरीज मौजूद हैं। क्वांटिटी के अंदर शामिल है यूनिटी, प्लूरैलिटी और टोटैलिटी,
क्वालिटी में रियलिटी, निगेशन और लिमिटेशन, रिलेशन में सब्सटेंस एक्सीडेंट, कॉज एंड इफेक्ट और रेसिप्रोसिटी, और मोडालिटी में पॉसिबिलिटी, एग्जिस्टेंस और नेसेसिटी। ये सारी 12 कैटेगरीज आर पार्ट ऑफ आर ए प्रायोरी नॉलेज, और इन्हीं कैटेगरीज के जरिए वी मेक सेंस ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट, यानी कि ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक्स। जहां ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक्स और एनालिटिक्स दुनिया को लेकर हमारे कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद बनते हैं, वहीं ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक्स हेल्प्स अस रीजन। ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक बेसिकली इंसानी अकल या फिर हमारी एजेंसी ऑफ रीजन की हुदूद के बारे में बात करता है। कांट के मुताबिक हमारी अकल सिर्फ तजुर्बे की बुनियाद पर इल्म हासिल कर सकती है, हम इससे आगे नहीं जा सकते। यानी हमें सिर्फ उन चीजों का इल्म होता है जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। अकल बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीजों के बारे में ख्यालात बनाती है जो तजुर्बे से बाहर होते हैं। मसलन कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, यानी कि खुदा के बारे में तसव्वुर और रूह के बारे में तसव्वुर। ये हमारी सेंस डेटा से ऊपर की चीजें हैं। लिहाजा रीजन कोशिश तो करती है इनके बारे में जानने की, लेकिन ऐसा कभी भी पॉसिबल हो नहीं सकता। सो दोस्तों, ये तो था कांट का रिमार्केबल आइडिया ऑफ ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप जहन का इस्तेमाल करेंगे तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज ऑल अबाउट। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ, जो होपफुली मैं फ्यूचर की वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक थॉट देकर जाना चाहता हूं। समझे, मैं अपने सामने एक कैंडल जलाता हूं। कांट का कहना था कि वर्ल्ड ऑफ फिनोमेना में स्पेस और टाइम के जो आइडियाज हैं वो हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो हमें चीजें नजर आती हैं। लिहाजा स्पेस एंड टाइम डू नॉट एग्जिस्ट इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो मैंने ये मोमबत्ती तो जला ली और मैं इसको जलाकर इस कमरे से बाहर चला गया। जब मैं वापस आया तो ये मोमबत्ती जलकर बुझ चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। अब सवाल यह है कि अगर स्पेस और टाइम का आइडिया हम लोग अपने जहन के जरिए इस दुनिया पर अप्लाई करते हैं, तो फिर जब मैं इस मोमबत्ती को नहीं देख रहा था तो फिर ये क्यों खत्म हुई, क्यों बुझ गई? इसका मतलब यह है कि ये कैंडल, ये मोमबत्ती एक्सटर्नल वर्ल्ड में, स्पेस में भी एग्जिस्ट करती है और टाइम में भी। इसको दोस्तों कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर कभी इस ग्रेट फिलोसोफर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और बुक बडी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।